मल्टीपल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में क्या होना चाहिए, पावर डिवाइड होना चाहिए। ठीक, देखो श्रीलंका में क्या था, श्रीलंका में जो तमिल्स थे वो भी यही सेम चीज का मांग कर रहे थे कि भाई हमको भी थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, तमिलियन स्टेट्स को ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, हम लोग अपने नियम कानून थोड़े बहुत खुद बना सके, जिससे हमारा कल्चर, हमारा आर्ट, ये सब चीजें और हमारा लैंग्वेज, ये सब चीजें प्रिजर्व रह सके। तो अब इसकी वजह से इंडिया के पास भी वो पावर होना जरूरी है, क्योंकि हम लोग न्यूक्लियर वेपन को एज अ डेटरेंट यूज करते हैं। डेटरेंट समझते हो क्या होता है? डेटरेंट मतलब कि मेरे पास डंडा है हाथ में, तुम्हारे पास हाथ में डंडा है, हम तुमको मारेंगे नहीं, लेकिन हाँ तुम अगर हमको मारे तो हम तुमको बहुत मारेंगे। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 5 नंबर में, 4 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि भाई क्या क्या फेडरलिज्म के की फीचर्स है। सबसे पहले क्या है, देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, 2 या 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होना बहुत ही जरूरी है। आजकल बहुत बात होती है धर्म को लेकर, ठीक है, तो हम लोगों का देश एक सेक्युलर नेशन है बाय डिफॉल्ट, आज से नहीं है, जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब से देश आजाद हुआ, तो हम लोग ना तो हिंदू स्टेट है ना तो मुस्लिम स्टेट है, हम लोग क्या है, एक सेक्युलर स्टेट है। सेक्युलर स्टेट का मतलब होता है भाई हम सारे धर्मों का आदर करेंगे, केवल केवल शरीर का डेवलपमेंट कर रहे हो, अपने बुद्धि का विकास नहीं कर रहे। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि अगर तुम लोग 2 घंटा जिम में जाके पसीना बहा रहे हो तो 15 मिनट सुडोकू भी जाके सॉल्व करो, क्या दिमाग तेज होगा क्या? अभी हम लोगों के देश में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करता है कि एक कमेटी बनाई जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में और जो पाकिस्तान की हरकतें हैं, टेररिज्म वाली चीज है, उन सब के बारे में पूरी पूरी दुनिया को बताई। इन 1947 की बात करते हैं, तो जब हम लोगों का देश आजाद हुआ तो ये डिसाइड किया गया कि भाई देखो ऐसा है कि केवल प्रिंसली स्टेट जो पहले थे उन्हीं के बेसिस पे हम लोग स्टेट को रीऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे। जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से कॉमेट हब में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे फेडरलिज्म, जो कि सिविक्स का चैप्टर 2 है। अब इस चैप्टर को जानने से पहले हम लोग एक बार फिर से छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि हम लोग इसके पहले पावर शेयरिंग में क्या क्या चीज़ें डिस्कस किए थे। तो पावर शेयरिंग में हम लोग सिंपल चीज़ें ये डिस्कस किए थे कि किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी वर्किंग डेमोक्रेसी में पावर का शेयर होना, पावर का डिवाइड होना अमंग डिफरेंट लेवल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग आज बात करेंगे फेडरलिज्म के बारे में। एक टाइप ऑफ पावर शेयरिंग है, एक काइंड ऑफ पावर शेयरिंग है, जिसमें हम लोग पावर को डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में वर्टिकली डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है इसमें, सबसे पहले कि इस फेडरलिज्म का मतलब क्या हुआ। सर क्या होता है फेडरलिज्म, क्यों हम लोगों को डेमोक्रेसी में फेडरल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो फेडरलिज्म मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर अमंग मल्टीपल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, मल्टीपल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में क्या होना चाहिए, पावर डिवाइड होना चाहिए। ठीक, देखो हम लोग एग्जांपल लेंगे फिर से किसका, दोबारा से हम लोग आएंगे कहां, बेल्जियम में। ठीक है, बेल्जियम और श्रीलंका वाला एग्जांपल फिर से लेके आते हैं। तो बेल्जियम में क्या हो रहा था भाई, बेल्जियम में सेंट्रल गवर्नमेंट बना हुआ था और उसके साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स बने हुए थे, जो कि पावर को डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन से, पावर को डिफरेंट डिफरेंट हिस्सों में क्या करते हैं भाई, डिवाइड करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या खेल है इसमें कि बेल्जियम में पहले लोग, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ करता था, जब पावर शेयर नहीं हुआ था उस टाइम पे, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ करता था वो बहुत ज्यादा पावर एक्सरसाइज करता था। ठीक है ना, सारे डिसीजंस देश से जुड़े हुए वही लेता था। ठीक, अब समस्या ये था, इसी वजह से जो लिंग्विस्टिक दरार पड़ा हुआ था, लैंग्वेज के बेसिस पे जो दरार पड़ा हुआ था, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाता था। क्यों? क्योंकि बाकी सारे रीजन्स को ऑटोनॉमी नहीं मिलता था, बाकी सारे रीजन्स को ये नहीं मिलता था कि भाई वो अपने डिसीजंस अपने आप से ले सकें। ठीक है, तो हुआ क्या कि जब यहां पर पावर को शेयर किया गया, तब अब देखो था क्या कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट भी होता था, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी होता था, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि सेंट्रल अपना अथॉरिटी इसको डेलीगेट करता था। अथॉरिटी डेलीगेट करने का मतलब कुछ कुछ चीजें ऐसी थी, कुछ कुछ मुद्दे ऐसे थे जिसको लेकर के सेंट्रल इनको पावर देता था स्टेट को कि हाँ भाई तुम नियम कानून बना सकते हो। लेकिन समस्या ये था कि ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं था। ठीक है, जब स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगता था कि भाई ये जो है कि हमारे खिलाफ जा रहे हैं, या फिर ऐसे डिसीजंस जो हमको पसंद नहीं आते थे या सेंट्रल गवर्नमेंट को पसंद नहीं आते थे, वो इनको ओवर रूल कर देते थे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि जब पार्लियामेंट बैठता है इनका पूरा का पूरा कि हाँ भाई हमको पावर को डिवाइड करना है, तब क्या होता है, तब परमानेंटली कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट के पावर्स को डिफाइन किया गया। ठीक,
कि स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स क्या क्या होंगे, है ना, किन किन चीज़ों पे वो नियम कानून बना सकते हैं, किन किन चीज़ों पे वो डिसीजंस ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें वेल डिफाइन की गई। ठीक, श्रीलंका में क्या था, श्रीलंका में जो तमिल्स थे वो भी यही सेम चीज़ का मांग कर रहे थे कि भाई हमको भी थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, तमिलियन स्टेट्स को ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, हम लोग अपने नियम कानून थोड़े बहुत खुद बना सकें, जिससे हमारा कल्चर, हमारा आर्ट, ये सब चीज़ें और हमारा लैंग्वेज, ये सब चीज़ें प्रिजर्व रह सकें। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि श्रीलंका में लोगों को इस तरीके का पावर का डिवीजन करने का मौका नहीं मिला, जिसकी वजह से फिर वही बात हुई थी, सिविल वॉर हुआ था, और ये सिविल वॉर डेकेड्स तक चला था। ठीक है, जिससे हम लोग भी अफेक्ट हुए थे। खैर, अब फेडरलिज्म में क्या किया गया कि भाई अथॉरिटी को या पावर को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक होता है जिसको हम लोग सेंट्रल या फिर यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं, और दूसरा हम लोग स्टेट या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट बोलते हैं। हम लोग का जब देश आजाद हुआ था ना, तो हम लोग क्या भी ये चीज था कि यार कैसे हम लोग इस अथॉरिटी को, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी है, उसको कैसे डिवाइड करेंगे, है ना। तो वहां पर ये पहले से ही डिसाइडेड था अपना कि हम लोग भी फेडरलिज्म को फॉलो करेंगे, फेडरल पॉलिसीज को फॉलो करेंगे। फेडरल पॉलिसीज मतलब डिवीजन ऑफ पावर फॉलो होगा अमंग डिफरेंट लेवल्स। ठीक, तो स्टार्टिंग में क्या किया गया, केवल दो लेवल्स बनाए गए, एक बनाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और एक बनाया गया स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, ऐसे मुद्दे, ऐसे इश्यूज या ऐसे सब्जेक्ट्स जो नेशनल इंटरेस्ट के होते हैं, उस पर नियम कानून बनाने के राइट्स किसके पास रिजर्व्ड होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रिजर्व्ड होते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि भाई हम लोगों को जो है कि पोखरन का जो है कि वो करना था, जो भी टेस्ट किए थे हम लोग, न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, वो करना है। तो पोखरन का न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए, अब पोखरन तो खैर बाद में डिसाइड हुआ, इंडिया पहले ये डिसाइड किया है, यूनियन गवर्नमेंट पहले ये डिसाइड किया कि अपने को क्या करना है, एक न्यूक्लियर टेस्ट करना है। अब न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए कौन सी जगह खोजी जाए, अब न्यूक्लियर टेस्ट करना है भाई, तो ऐसी जगह खोजनी होगी जिससे कि पॉपुलेशन के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, अब इंडिया में ऐसे बहुत कम जगह थे। फॉर एग्जाम्पल एक जगह था अपना राजस्थान का एरिया, जो थार डेजर्ट वाला रीजन था, वो था, या फिर कुछ कुछ आइलैंड्स थे इंडिया के पास जहां पर यह चीज किया जा सकता था। ठीक, लेकिन दूसरा समस्या ये था कि उस पर्टिकुलर टाइम पे इंटरनेशनल कम्युनिटी का, स्पेशली यूएसए का बहुत ज्यादा दबाव था इंडिया के ऊपर कि किसी भी तरीके का न्यूक्लियर टेस्ट ना हो, है ना। अब उस टाइम का इतिहास ये था कि पाकिस्तान के पास ऑलरेडी टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, वो चाइना से चीजें ले लिया था, या यूएसए ने चीजें दी थी उसको, ठीक है, न्यूक्लियर टेस्ट करने के काबिल हो गया था, उनके पास टेक्नोलॉजी थी, उस पर काम नहीं कर पाए थे, वो अलग बात है। तो अब इसकी वजह से इंडिया के पास भी वो पावर होना जरूरी है, क्योंकि हम लोग न्यूक्लियर वेपन को एज अ डेटरेंट यूज करते हैं। डेटरेंट समझते हो क्या होता है? डेटरेंट मतलब कि मेरे पास डंडा है हाथ में, तुम्हारे पास हाथ में डंडा है, हम तुमको मारेंगे नहीं, लेकिन हाँ तुम अगर हमको मारे तो हम तुमको बहुत मारेंगे। ये होता है डेटरेंट। जब पहली बार पोखरन में जो है कि टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, सक्सेसफुल हुआ, तो हम लोगों के देन जो प्राइम मिनिस्टर थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो आकर के पार्लियामेंट में अपनी स्टेट की न्यूक्लियर पॉलिसी डिफाइन करते हैं और पूरे के पूरे दुनिया को बताते हैं कि इंडिया का कोई भी फर्स्ट यूज पॉलिसी नहीं है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। चाहे जैसा भी देश हो, चाहे जैसा भी वॉर चल रहा हो, हम लोग लड़ाई में जीते चाहे हारे। फॉर एग्जाम्पल 1962 हम लोगों का वॉर जो है कि चाइना के साथ हुआ, जिसमें हम लोग को जो है कि बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। नुकसान झेलने के बावजूद हम लोग ने कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ नहीं किया, क्योंकि हम लोगों के स्टेट का एक रिटन मैंडेटेड पॉलिसी है कि वी विल नॉट यूज न्यूक्लियर वेपन्स फर्स्ट। ठीक, अब एग्जाम्पल आते हैं, फेडरलिज्म पे आते हैं कि अब एक बात बताओ कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान मना कर देता इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या यूनियन गवर्नमेंट को कि भाई हम अपने यहाँ तुमको न्यूक्लियर टेस्ट करने नहीं देंगे, तो क्या गवर्नमेंट न्यूक्लियर टेस्ट कर पाता या नहीं कर पाता? ठीक है, अब देखो होता क्या है, इन्हीं सब सवालों का जवाब हम लोग देखेंगे किसमें, इस पर्टिकुलर चैप्टर में, फेडरलिज्म में। तो देखो सबसे पहली बात हम लोग बात किए थे किसके बारे में, डिवीजन ऑफ पावर अमंग मल्टीपल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, फेडरलिज्म बोलते हैं। हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म का जो भावना, जो चीज़ था, वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया गया। इसके साथ साथ
कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ पार्ट उठाया गया, इसके साथ साथ फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ पार्ट उठाया गया। अच्छा हाँ, एक और चीज़ कि बहुत ज़्यादा हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज किया जाता है इस चीज़ को लेकर के कि हमने चीज़ें कॉपी की हैं। ठीक है, हमने अगर चीज़ें केवल कॉपी की होती तो भाई हो सकता था कि हम लोग डिक्टेटरशिप कॉपी कर लेते, है ना, या फिर हो सकता था कि हम लोग पूरा पूरा यूके का पार्लियामेंट, यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो उठा लेते कि भाई क्वीन जो है कि हेड ऑफ द स्टेट रहेंगी और बाकी जो है कि इलेक्शन जैसे हो रहा है होता रहेगा। ऐसा तो नहीं किया। कॉपी करने का मतलब ये नहीं होता है कि यार हम चीज़ें एग्जैक्टली उठा के रख दिए। हमने चीज़ें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करने के बाद, थॉरो स्टडी करने के बाद, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने प्रॉपर जो है कि कमेटी वगैरह बना करके अलग अलग चीज़ों को स्टडी करना चालू किया। स्टडी करने के बाद हम लोग ये डिसाइड किए कि हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है ना, बेस्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड्स लेना था। तो वहां से जो जो चीज़ें हम लोगों को अलग अलग जगह के काम की लगी वो चीज़ें हम लोग अपने यहाँ इनकलकेट किए और उसका प्रॉपर इन डेप्थ क्लैरिफिकेशन दिया गया कि कोई भी चीज़ अगर की जा रही है तो क्यों की जा रही है, अगर प्रॉपर जस्टिफिकेशन मिल रहा है जिससे कि आगे सवाल ना उठाए जा सके। अगर ये चीज़ हो रही है तो इसका मतलब भाई कुछ तो सही काम किया है हमने। ठीक है, खैर वापस आते हैं हम लोग अपने फेडरलिज्म वाले टॉपिक पे। ठीक, तो मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म इज वेरी सिंपल कि भाई डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, अब दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्यों जरूरी है फेडरलिज्म? क्यों हम दो अलग अलग लेवल्स में जो है कि पावर को डिवाइड करें? क्यों ना हम एक ही जगह पावर रखें जो सारा का सारा डिसीजन पूरे पूरे देश के लिए? देखो, कुछ मुद्दे हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि भाई हम लोगों का देश हर जगह एक बराबर नहीं है। देश में हर नागरिक एक बराबर नहीं है, एक समान नहीं है। एक समान होने का मतलब कि उसके पास इक्वल रिसोर्सेज नहीं है, उसके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वो सेम कंडीशंस में नहीं रह रहा है, वो डिफरेंट वैरिड कंडीशंस में रह रहा है, अलग अलग तरह की भाषा बोल रहा है, अलग अलग तरह की बोली है, अलग अलग तरह का कल्चर है। ठीक है, डिफरेंट ज्योग्राफी में रह रहा है, इंटायरली डिफरेंट ज्योग्राफी में रह रहा है, जिसके चैलेंजेस डिफरेंट हो सकते हैं। तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या एक सिंगल गवर्नमेंट या एक सिंगल अथॉरिटी पूरे के पूरे देश को रूल करे और पूरे के पूरे देश के लिए नियम कानून बनाए। अब इससे समस्या ये होगा कि हर एरिया का डेवलपमेंट होना पॉसिबल नहीं है। और हम लोग डेवलपमेंट चैप्टर में ये चीज़ देख चुके हैं कि विकास जगह के हिसाब से होना चाहिए। जिस जगह का जो मांग है, जो डिमांड है, उस डिमांड के हिसाब से उसका विकास होना चाहिए। विकास का या डेवलपमेंट का कोई एक सिंगल फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, हर फॉर्मूला हम लोग हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। इसीलिए पावर को, यूनियन गवर्नमेंट के पावर को डिवाइड करना बहुत ज़रूरी था, ताकि डिफरेंट स्टेट्स के फॉर्म में हम लोग अलग अलग एरियाज का उन एरिया के वाइज डेवलपमेंट कर सकें। ठीक है, अच्छा, तो अथॉरिटीज़ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, सेंट्रल और स्टेट। अब देखो, हम लोग क्या, इंडिया में आज़ादी के पहले हम लोग प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड थे। ठीक है ना, 540 के अराउंड प्रिंसली स्टेट्स थे हम लोग क्या। तो अब प्रिंसली स्टेट्स में क्या होता था, राजा महाराजा ये सब लोग रहते थे। ठीक है, बाद में ये सब चीज़ें जो है कि एक साथ आती हैं, सारे के सारे लोग एक साथ आते हैं। एक साथ आने के बाद इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट बनता है। यूनियन ऑफ स्टेट बनता है, ध्यान देना कि इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। यूनियन ऑफ स्टेट मतलब सारे प्रोविंस, जितने भी तुम्हारे डिफरेंट स्टेट्स हैं, वो सबको मिला करके इंडिया बना है ना। अच्छा, अब देखो इसके बाद क्या बात हुआ कि देखो कौन कौन से दुनिया में देश ऐसे हैं जो इस टाइम पे फेडरल स्टेट्स हैं। फेडरल स्टेट्स मतलब जहां पावर डिवाइडेड है। कैसे डिवाइडेड है भाई, ध्यान से देखना। तो देखो, जैसे जैसे जो जो एरियाज रेड में हैं, एरियाज इन रेड, वो सारे के सारे स्टेट्स क्या हैं, फेडरल स्टेट्स हैं। वहां पे फेडरलिज्म फॉलो होता है। ठीक है, अब देखो जैसे इंडिया हो गया, हमारे बगल में देश है पाकिस्तान, खैर उनकी बात तो क्या ही की जाए, रशिया है। इसके अलावा जो तुम्हारे अमेरिकन नेशंस हैं, अमेरिकन नेशंस में मेजॉरिटी ऑफ नेशंस में फेडरलिज्म फॉलो होता है। ठीक है, पूरा पूरा ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, मतलब जो भी मेजर डेमोक्रेसीज हैं पूरी दुनिया की, वो सब में फेडरलिज्म फॉलो किया जाता है। ठीक है, अच्छा, फेडरल, और एक और चीज़ देखना कि ऐसे एरियाज जो पॉपुलेशन में और एरिया में बहुत बड़े हैं, उन नेशंस में फेडरलिज्म की प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं। ठीक है, क्यों की जाती हैं, वही सेम रीज़न
कि भाई हर एरिया का अपने हिसाब से डेवलपमेंट होना चाहिए, हर टाइप के लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए डिसीजन मेकिंग में। इस वजह से पावर का डिवाइड होना इन डिफरेंट लेवल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा देखो क्या क्या की फीचर्स हैं, क्या क्या इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं फेडरलिज्म की, वो देखते हैं। तो देखो भाई, हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले देखो, सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 5 नंबर में, 4 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि भाई क्या क्या फेडरलिज्म के की फीचर्स है। सबसे पहले क्या है, देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। 2 या 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होना बहुत ही जरूरी है। पावर तब तक डिवाइड नहीं होगा जब तक मल्टीपल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट नहीं होते। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज क्या है कि भाई हर टियर ऑफ गवर्नमेंट सेम सिटीजन को रूल कर रहा है। ठीक है, सेम सिटीजन है, लेकिन सबका एरिया या फिर ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन मतलब एरिया, अथॉरिटी, वो अलग अलग है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लोग क्या इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन में हम लोग क्या जो है कि 2-3 टाइप के इलेक्शंस होते हैं। सबसे पहले तो भाई एक तो होता है लोकसभा इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन जब बोले हम लोग तो लोकसभा इलेक्शंस होते हैं। लोकसभा इलेक्शन में हम लोग क्या चुनते हैं भाई, यूनियन गवर्नमेंट चुनते हैं। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन से लोग होंगे, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी होगी, ये हम लोग इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं। फिर इसके बाद दूसरा आता है, और कौन सा आता है भाई, इसके अलावा हम लोग चूज करते हैं विधानसभा। विधानसभा इलेक्शंस में कौन कौन होता है, विधानसभा इलेक्शंस में हम लोग अपने स्टेट गवर्नमेंट को चूज करते हैं कि स्टेट में कौन कौन होगा। ठीक है, लोग सेम है, लोग सेम है, लेकिन अथॉरिटी क्या है, अलग अलग तरीके से डिवाइडेड है। अच्छा, इसके बाद देखो क्या होता है अगला चीज, जो भी ज्यूरिसडिक्शन है इन डिफरेंट लेवल्स का, वो क्या है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही स्पेसिफाइड है। कौन सा स्टेट या कौन यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन से चीज़ों पे नियम कानून बना सकता है, लॉज बना सकता है, कहाँ कहाँ पे डिसीजन ले सकता है, ये सब चीज़ें ऑलरेडी पहले से ही मेंशन करके रखी हुई हैं, ताकि किसी भी तरीके का एम्बिग्यूटी ना हो। एम्बिग्यूटी समझते हो, एम्बिग्यूटी का मतलब होता है किसी तरीके का कोई डिलेमा पैदा ना हो कि हाँ भाई कौन किस में रूल बनाएगा या किसका रूल माना जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मेंशन्ड है। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल प्रोविजंस हैं, ध्यान देना, कौन से प्रोविजंस, फंडामेंटल प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन या ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली ऑल्टर्ड या फिर चेंज्ड बाय एनी वन लेवल। कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक बातें हैं, बेसिक बातें का मतलब जैसे हम बोल दिए भाई फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर इंसान का या किसी पर्टिकुलर डेजिग्नेशन का अगर हमसे दिया हुआ है कि उसके क्या क्या अथॉरिटीज हो सकती हैं, वो क्या क्या काम कर सकता है, तो ये सारी की सारी चीजें यूनिलैटरली चेंज नहीं की जा सकती। मतलब कोई एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट अकेले चेंज नहीं कर सकता। अगर किसी भी फंडामेंटल पार्ट में या फिर किसी भी बेसिक स्ट्रक्चर में, एक जो है कि इसी तरीके से एक डिसीजन दिया गया था जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के नाम जो है कि दिया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर ये ऑल्टर नहीं किया जा सकता। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल आजकल बहुत बात होती है धर्म को लेकर के। ठीक है, तो हम लोगों का देश एक सेक्युलर नेशन है बाय डिफॉल्ट, आज से नहीं है, जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब से देश आज़ाद हुआ, तो हम लोग न तो हिंदू स्टेट है न तो मुस्लिम स्टेट है, हम लोग क्या है, एक सेक्युलर स्टेट है। सेक्युलर स्टेट का मतलब होता है भाई हम सारे धर्मों का आदर करेंगे, और उसके साथ साथ जो भी गवर्नमेंट है, जो भी पावर में है, वो किसी भी धर्म विशेष को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है, हमारे यहाँ जो अथॉरिटी है वो किसी भी धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करती है, वो रिप्रेजेंट करती है द पीपल ऑफ इंडिया को। और पीपल ऑफ इंडिया में सब धर्म के लोग आते हैं, सब जात के लोग आते हैं, हर संप्रदाय के लोग आते हैं। तो हम लोगों के यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर में लिखा गया कि भैया इंडिया इज अ सेक्युलर नेशन, इंडिया इज अ सॉवरेन नेशन। सॉवरेन नेशन का मतलब होता है भाई कि हम अपने मर्जी के मालिक खुद हैं, कोई दूसरा नेशन हमारे लिए नियम कानून नहीं बना सकता। हमारे जो नियम कानून बनेंगे वो कहाँ बनेंगे, पार्लियामेंट में बनेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर में बनेंगे। हमारे यहाँ जो भी नियम कानून की रक्षा करने वाला अधिकारी है वो कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का रखवाला कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। किसी और दूसरे देश से हम लोग पूछ करके कोई डिसीजन लेने वाले नहीं है। हम लोग अपनी सॉवरेनिटी किसी को नहीं बेच सकते। ये सारी की सारी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर हैं। इस बेसिक स्ट्रक्चर में किसी भी तरीके का यूनिलैटरल चेंज पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकता। ये कॉन्स्टिट्यूशनली गलत होगा, ये मॉरली गलत होगा।
ठीक है। अगला चीज, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट फेडरलिज्म का ये बोला गया कि कोर्ट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का। इंटरप्रेट करने का मतलब क्या होता है भाई? जैसे मान लो कोई लाइन लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो चीज का अलग अलग इंसान अलग अलग मतलब निकालता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि गीता में लिखा हुआ है कि भैया कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कि भैया तुम कर्म की चिंता करो, फल की चिंता मत करो, ठीक है। अब इसी चीज का लोग अलग अलग मतलब निकालेंगे। कोई अगर खराब आदमी होगा बोलेगा कि भाई हम गलत कर्म करते चलें और फल की चिंता ना करें, बिना किसी कॉन्सिक्वेंसेस की चिंता किए हुए हम अपना काम किए जा रहे हैं, चोरी किए जा रहे हैं, डकैती डाले जा रहे हैं, बाद में वो जाकर के गीता को कोट करने लगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक ये हिस्ट्री में रिपीट हुआ भी है। जैसे हिटलर ने क्या किया कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को बेसिस बनाया और बोला कि भाई केवल और केवल आर्यंस ही फिट हैं पूरे पूरे दुनिया पे राज करने के लिए, और कोई फिट है ही नहीं। तो ये क्या हो गया? ये साइंस को इंटरप्रेट करना हो गया गलत तरीके से, ठीक है। तो लोग अपने फायदे के लिए अपने अपनी तरह से चीजों को इंटरप्रेट करते हुए आए हैं हमेशा से। किसी भी लाइन को, किसी भी हिस्ट्री को लोग अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हुए आए हैं, ठीक है। ऐसे ही डिफरेंट गवर्नमेंट्स, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, डिफरेंट लोग कॉन्स्टिट्यूशन को भी अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते रहते हैं, ठीक। लेकिन मजे की बात यह है कि ये सब चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को बहुत पहले से पता थी, बहुत पहुंचे हुए लोग थे। उनको मालूम था कि भाई अगर हम किसी को भी अथॉरिटी देंगे तो वो उसको मिसयूज करने का हमेशा कोशिश करेगा, कभी ना कभी तो करेगा ही, ठीक। तो उन्होंने इसका एक बैकडोर रखा, इसका एक चेक्स एंड बैलेंसेस को पावर में रखने के लिए एक काम किया कि भाई जो भी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये सब क्या है भाई? ये सब जैसे सुप्रीम कोर्ट है इंडिया में, वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रेटर है। कोई भी आदमी किसी भी तरीके से बात करेगा, वो समझाने का काम किसका है? सही चीज समझाने का काम किसका है? कोर्ट्स का है, ठीक है। अब मजे की बात यह है कि हम लोग क्या, कोर्ट बोला गया कि भाई इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, किसी के अंडर में काम नहीं करती, करनी भी नहीं चाहिए, ठीक। किसी के अंडर भी काम नहीं करती, तो इसका मतलब ना तो ये यूनियन गवर्नमेंट का पार्ट है, ना ही ये स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है, ठीक है। जब यूनियन गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो भी नियम कानून यहाँ पे लिखे गए हैं, जो भी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं, उसका पूरा का पूरा इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? अकेले सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक। इसके साथ साथ यहां लिखा हुआ है कि भाई हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट के सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, देखो भाई देश चलाने के लिए अपने पास पैसा आना जरूरी है, पैसा होना जरूरी है, तो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट के प्री डिफाइंड है, ठीक है। अब इससे क्या होता है? इससे आता है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, इससे मिलता है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। किसी भी कोई भी स्टेट गवर्नमेंट किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो अपना रेवेन्यू खुद कलेक्ट कर सकती है, खुद जनरेट कर सकती है, और उसके सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू पहले से डिफाइंड है। अब वो स्टेट गवर्नमेंट कितना एफिशिएंटली काम कर सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हाँ रेवेन्यू का स्ट्रीम लगातार बना रहे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फेडरल सिस्टम में एक और दो ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए भाई? सबसे पहली चीज, हमको सेफगार्ड करना है और प्रमोट करना है यूनिटी। अब पावर को दो हिस्सों में डिवाइड करने का यह मतलब नहीं हुआ कि हम देश को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, बांट रहे हैं। देश नहीं बांट रहे हैं, हमने केवल देश को चलाने के लिए जो अथॉरिटी थी उसको डिवाइड किया। क्यों डिवाइड किया? क्यों डिवाइड किया? रीजनल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने के लिए। रीजनल डाइवर्सिटी मतलब हर हिस्से का देश के हर हिस्से का अलग अलग कुछ ना कुछ डाइवर्सिटी है, उसमें चेंजेस हैं, बदलाव हैं, डायनामिक नेचर है, ठीक है। जो कंडीशन, जो हालत, जो है कि इकोनॉमी या फिर जो कल्चर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, वो सदर्न पार्ट में नहीं है, जो सदर्न पार्ट में वो नॉर्दर्न पार्ट में नहीं है। तो इस चीज को अकोमोडेट करने के लिए फेडरल सिस्टम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 7 की फीचर्स हैं किसके? फेडरलिज्म के। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है भाई इस पर्टिकुलर चैप्टर का, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ देखो, अब किसी भी फेडरेशन में दो तरीके के फेडरेशन बनाए गए, ठीक है, बोले गए। एक को बोलते हैं हम लोग कमिंग टुगेदर फेडरेशन और एक को बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक। कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर, ठीक है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है या यूनियन गवर्नमेंट होता है,
उसका पावर थोड़ा सा कम होता है, वो उतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता, जबकि स्टेट गवर्नमेंट्स का पावर या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का पावर थोड़ा ज्यादा होता है। यहां पर सारे स्टेट्स मिल करके यूनियन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसका नाम ही वही क्लियर है, देखो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका नहीं बोला गया, यूएसए बोला गया। यूएसए क्यों बोला गया? क्योंकि ये सारे स्टेट्स यूनाइट होकर के अमेरिका बना रहे हैं। देयर आर 50 स्टेट्स इन यूएसए, राइट? तो 50 स्टेट्स हैं, तो 50 के 50 स्टेट के पास अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, अपना अपना नियम कानून बनाने का ऑटोनॉमी है, और वो सारे के सारे स्टेट्स मिल करके यूनियन बना रहे हैं, है ना? तो यहां पर स्टेट्स को ज्यादा पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कम पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट को उतना पावरफुल नहीं रखा गया, ठीक है? इसका उल्टा, अब देखो ये यहां पे यूएसए हो गया इसका एग्जाम्पल, या फिर स्विट्जरलैंड हो गया इसका एग्जाम्पल, ठीक है? ये सारे क्या है भाई? ये सारे क्या है? कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, ठीक? अच्छा, दूसरा होता है भाई होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में उल्टा होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा अथॉरिटी होती है एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। क्यों ऐसा होता है? अच्छा, इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल सबसे बढ़िया हम लोगों का देश है, इंडिया, ठीक है? इंडिया हो गया, बेल्जियम हो गया, स्पेन हो गया, ये सारे के सारे देश क्या हैं? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में याद रखना, स्टेट इज मोर पावरफुल देन सेंटर, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से चीजें कर सकता है जो उसको नेशनल इंटरेस्ट में लगती हैं, और इस फेडरेशन को तोड़ना इज इम्पॉसिबल। स्टेट्स अलग नहीं हो सकते नेशन से। जैसे कोई भी स्टेट अगर अलग होना चाहता है, जैसे अभी खालिस्तान मूवमेंट चल रहा है, आज से नहीं चल रहा है, सालों से चल रहा है, ठीक है? बहुत समय से चल रहा है, बहुत समय से डिमांड कर रहे हैं कुछ एक्सट्रीमिस्ट हैं कि पंजाब को अलग करके क्या बना दिया जाए? खालिस्तान बना दिया जाए, ठीक है? लेकिन भाई ऐसे थोड़ी ना होता है। ये क्या है? ये एक यूनिट का पार्ट है, इंडिया का पार्ट है। इसको अलग करना और अलग करने के बारे में सोचना ही बेकार है, व्यर्थ है, ठीक है? खैर, दो तरीके के फेडरेशंस हुए। इसके बाद देखते हैं भाई, बताते हैं कि क्या चीज ऐसा बनाता है इंडिया को फेडरल नेशन, क्या बनाता है, ठीक है? इंडिया फेडरल नेशन कैसे है? इंडिया फेडरल नेशन कैसे है भाई? ये देखो, सबसे पहली चीज कि इंडिया में देयर आर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। थ्री लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन से हैं भाई? हम लोग सबसे पहले, हम लोगों के यहां यूनियन गवर्नमेंट बनाया गया, उसके बाद इसी के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट बनाया गया, और फिर कुछ टाइम के बाद 1950s के टाइम पे ये एक्नॉलेज किया गया कि भाई हम लोगों के यहाँ एक और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, एक और लेवल ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, जिसको हम लोग लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोला जाता है, ठीक है? जिसमें पंचायती राज और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन शामिल है। ठीक? तो इंडिया में, इंडिया को क्या चीज फेडरल नेशन बनाता है? सबसे पहली चीज कि इंडिया में 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब इसके बाद देखना, सबसे पहले उसी टाइम पे जब देश आजाद हुआ तो उसी समय पे एक जो है कि वो बनाया गया, देखा गया कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाया गया, एसआरसी। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी के को ये काम सौंपा गया कि भाई तुम लोग जाओ और ये डिसाइड करो कि जो भी हम लोगों को स्टेट्स बनाने हैं इंडिया में, वो किस बेसिस पे बनाए जाए और क्यों बनाए जाए, ठीक है? तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी क्या करती है? अपने फाइंडिंग्स देती है, रिसर्च वगैरह करने के बाद पूरा अपना फाइंडिंग्स देती है कि हम लोगों को स्टेट्स बनाने चाहिए किस चीज के आधार पर? सबसे पहले लिंग्विस्टिक बेसिस पे। लिंग्विस्टिक बेसिस पे क्यों? लिंग्विस्टिक मतलब भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर हम लोगों को क्या बनाना चाहिए? स्टेट बनाना चाहिए। अच्छा, क्यों भाई? भाषा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? भाषा इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि
जितने भी लोग हैं हम लोगों के देश में, हम लोगों के देश में जब थोड़ा रिसर्च हुआ, थोड़ा सर्वे हुआ, तो ये पाया गया कि भाई लगभग 1200 से ज़्यादा भाषाएं थी जो हम लोगों के देश में बोली जाती थी, मोर देन 1200 लैंग्वेजेस। फिर इसको फिर और जो है कि वो किया गया, शॉर्टन किया गया। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि वेस्टर्न ईस्टर्न यूपी में आओगे तो भाई तुमको बोला जाएगा भोजपुरी बोला जाता है, ठीक है ना। थोड़ा सा और ईस्ट की तरफ बढ़ोगे, बिहार की तरफ बढ़ोगे तो मैथिली बोला जाता है, या फिर थोड़ा और भी जो है कि अपना मूव करेंगे तो हम लोग जो है कि डिफरेंट रीजन्स में, या फिर वेस्ट की तरफ जाएंगे तो बुंदेलखंडी बोला जाता है, ठीक है। और वेस्ट में चले आए तो फिर जो है कि हरियाणवी जो है कि डिफरेंट ऐसे अलग अलग डायलेक्ट बोले जाते हैं। तो कहने का मतलब ये सब हिंदी से ही रिलेटेड हैं, लेकिन एग्जैक्टली हिंदी नहीं है। तो ये सब ऐसे ही बोलियां, भाषाएं मिला करके जब देखा गया तो 1200 से ज़्यादा भाषाएं पाई गई। फिर इसको जब क्लब किया गया मेजर लैंग्वेजेस में तो 121 मेजर लैंग्वेजेस आए, 121 मेजर लैंग्वेजेस, 121 भाषाएं पाई गई देश में। अब 121 भाषाएं पाई गई तो भाई भाषा को आधार बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। लैंग्वेज को बेसिस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक। तो इन्हीं लैंग्वेज के बेसिस पे डिफरेंट स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन मजेदार बात यह थी कि केवल लैंग्वेज ही आधार नहीं था। जैसे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हमारे हैं, असम, मेघालय, नागालैंड, लैंग्वेज के बेसिस पे तो बना ही बना, इसके साथ साथ कल्चर के बेसिस पे बना, ठीक है। कि वहां कौन कौन से टाइप के लोग रहते हैं, किस ट्राइब के लोग रहते हैं, ट्राइब के बेसिस पे बना, ठीक। इसके साथ साथ कुछ ज्योग्राफी के बेसिस पे भी बना। फॉर एग्जाम्पल झारखंड अलग हुआ बिहार से, है ना। झारखंड जब अलग हुआ तो झारखंड किस बेसिस पे बना कि भाई वहां पर जो ज्योग्राफी थी, वहां पर जो नेचुरल रिसोर्सेस थे, वहां पर पहाड़ी इलाका बहुत ज्यादा था, ठीक है। तो इसीलिए बिहार से उसको अलग कर दिया गया, प्लेन से पहाड़ को अलग कर दिया गया। ऐसे ही यूपी से उत्तराखंड बना, पहले जो है कि उत्तरांचल नाम था इसका, फिर बाद में उत्तराखंड नाम रख दिया गया, ठीक है। उत्तराखंड क्यों बनाया गया? क्योंकि उस रीजन के लिए जो डेवलपमेंट वाला रिक्वायरमेंट था वो उत्तर प्रदेश या फिर प्लेन वाले रीजन से बिल्कुल ही अलग था। वो पहाड़ी इलाका है, ये प्लेन वाला इलाका है। ये वहाँ के और यहाँ के लोगों में डिफरेंस है, ठीक है। वहाँ के रहने में, वहाँ यहाँ के रहन सहन में दोनों जगह डिफरेंस है। वहाँ के कल्चर में, यहाँ के कल्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इवन भाषा में भी अंतर है, ठीक है। तो इसी वजह से 121 भाषाएं पाई गई। फिर इसके बाद 8th शेड्यूल बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके हिसाब से देयर आर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन इंडिया। कट शॉर्ट करते 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 भी हम लोग 22 लैंग्वेजेस पे आए, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन इंडिया में, ठीक है। अच्छा, तो पहला चीज तो ये था कि भाई 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनेंगे, इसलिए इंडिया फेडरल कंट्री है। दूसरा चीज, केवल और केवल सारे के सारे स्टेट बना देना ये जरूरी नहीं था। हर स्टेट का एक बराबर पावर नहीं है, ये भी समझो। कुछ स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अभी कुछ टाइम पहले हम लोग बात किए थे किसके बारे में? जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। जम्मू एंड कश्मीर में एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ। एब्रोगेशन मतलब हटा देना, खारिज कर देना। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता था, ठीक है। और इस स्पेशल स्टेटस को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। कहेगी सर ये तो गलत बात है, स्पेशल स्टेटस हटाना क्यों है किसी को अगर मिला हुआ है तो? देखो भाई, स्पेशल स्टेटस लगाने की वजह से बहुत सारा डेवलपमेंट वर्क जो जम्मू कश्मीर में होना चाहिए था या हो सकता था, उससे जम्मू कश्मीर बहुत ही अलग हो चुका था। इस वजह से 370 आर्टिकल को हटाना जरूरी था, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, ये स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 371 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 371 के अकॉर्डिंग इनको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को। क्यों मिला हुआ है? क्योंकि भाई यहाँ का इस पर्टिकुलर स्टेट में जो भी डेवलपमेंट का रिक्वायरमेंट है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। यहां पर कोई भी आउटसाइडर जमीन परचेज नहीं कर सकता। जमीन परचेज क्यों नहीं कर सकता भाई?
ज़मीन परचेज इसीलिए नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी वो एरिया अंडर डेवलप्ड है, उसको मुख्य धारा में लेकर के आना है, ठीक है। और उसको मुख्य धारा में लेकर के आना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, वहाँ के लोगों को ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी कि हाँ भाई तुम लोग अपने हिसाब से चीज़ें बताओ और डेवलपमेंट करो, ठीक है। इसके अलावा कुछ कुछ स्पेशल प्रोविजंस रखे गए हैं जिसकी वजह से प्रेसिडेंट डायरेक्ट जो है कि इनके लिए नियम कानून बना सकता है, ठीक है। प्रेसिडेंट डायरेक्ट इंटरफेयर कर सकता है इनके मैटर्स में, है ना। तो इनको स्पेशल स्टेटस दिया गया। ये भी फेडरलिज्म का पार्ट है। क्यों? क्योंकि यहां पर हम लोग पावर डिवाइड कर रहे हैं और ऐसे हिस्से को अथॉरिटी दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं जो कमजोर है। जैसे एक सिंपल चीज समझो कि अगर तुम जिम जाते हो, तुम में से जितने लोग जिम जाते होंगे, आजकल देखा जा रहा है कि भाई जो यंगस्टर्स हैं जिनका उम्र 15 साल 16 साल 17 साल की उम्र है, वो हम लोगों से ज़्यादा जिम जा रहे हैं, हमारी उम्र ज़्यादा लोगों से जिम जा रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ यंगस्टर्स जिम में ज़्यादा दिख रहा है, अच्छी चीज़ है, होना भी चाहिए, ठीक है। अब यंगस्टर्स का जिम, अगर यंगस्टर्स जिम में ज़्यादा जा रहे हैं, इसका मतलब भाई अगर तुम लोग जाओगे बॉडी बनाओगे, केवल और केवल जॉनी ब्रावो जैसा अपर बॉडी बनाओगे, ठीक है, तो जो लोअर बॉडी हो तुम्हारी खराब दिखेगी, उतनी कमज़ोर हो जाएगी, है ना। तो किसी भी हिस्से का जा करके केवल एक ही हाथ से जो है कि वो बना रहे हो, डंबल उठा रहे हो, बाइसेप बना रहे हो, ये वाला हाथ किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो या फिर केवल और केवल शरीर का डेवलपमेंट कर रहे हो, अपने बुद्धि का विकास नहीं कर रहे हो। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि अगर तुम लोग 2 घंटा जिम में जाके पसीना बहा रहे हो तो 15 मिनट सुडोकू भी जाके सॉल्व करो, ठीक है, दिमाग तेज होगा। खैर, तो ऐसे ही अगर हम लोग अलग अलग हिस्से का, बॉडी के अलग अलग पार्ट का अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो भाई हर हिस्से का कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी एक हिस्से को बिल्कुल ही अलग जो है कि करके छोड़ दें और उस पर बिल्कुल भी काम ना करें, वो चीज़ और ख़राब होती जाएगी। तो इसी वजह से अलग अलग देश का, अलग अलग रीजन्स का रिक्वायरमेंट ऑफ डेवलपमेंट इज डिफरेंट, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ हम लोगों के यहाँ प्रोविजंस बनाए गए हैं जिससे कि हम लोग अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकें, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अभी हम लोगों के देश में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करता है कि एक कमेटी बनाएगी जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में और जो पाकिस्तान की हरकतें हैं, टेररिज्म वाली चीज़ है, उन सब के बारे में पूरे दुनिया को बताएगी। अब वहाँ पर जो कमेटी बनी थी उसमें ज़्यादातर जो मेंबर्स थे वो अपोजिशन पार्टी के लोग थे जो सरकार के खिलाफ बोलते थे, लेकिन डेलीगेशन में उनको शामिल किया गया। अब मजे की बात यह है कि वो कहीं पर भी जा रहे हैं तो उस देश के लोग परेशान हैं कि भाई इस देश के लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए वो पॉलिटिकल पार्टी के लोग आ रहे हैं जो इलेक्शन हार चुके हैं, जो पार्टी इलेक्शन हार चुकी है। ऑपोजिशन में बैठे लोग देश को रिप्रेजेंट करने कैसे आ सकते हैं? लेकिन यही एक बहुत ही बेहतरीन चीज है कि हमने क्या किया, हमने अथॉरिटी को डेलीगेट किया। और यहां पर जब तक फेडरलिज्म तभी तक काम करेगा जब तक एक आदर सम्मान की भावना होगी। सेंटर स्टेट को आदर देगा, स्टेट सेंटर को आदर देगा, और ये सारे के सारे एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे और देश के नियम कानून को और लोगों को रिस्पेक्ट करेंगे। तभी फेडरलिज्म या डेमोक्रेसी किसी भी देश में सक्सेसफुल हो सकता है। खैर, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आता है, देखो, हाँ, इन 1947 की बात करते हैं। तो जब हम लोगों का देश आज़ाद हुआ तो ये डिसाइड किया गया कि भाई देखो ऐसा है कि केवल प्रिंसली स्टेट जो पहले थे उन्हीं के बेसिस पे हम लोग स्टेट को रीऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे। तो ये तो एग्जांपल एक देख लो, जैसे साउथ इंडिया वाला पोर्शन है, तो ये पूरा का पूरा हिस्सा इज मैसूर, ठीक है, एंड दिस इंटायर रीजन इज मद्रास, ठीक है। फिर इसके बाद तुम्हारा इधर हैदराबाद वगैरह आया, फिर यहाँ सेंट्रल प्रोविंसेस आए, छोटा सा पोर्शन उड़ीसा का आया, अब यहाँ पर यूनाइटेड प्रोविंसेस आए, यूनाइटेड जो मॉडर्न डे यूपी वाला पोर्शन है, ठीक है। बिहार एक छोटा सा हिस्सा बन करके आता है, और यहाँ पर हम लोग ने बहुत ज़्यादा, अब यहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा कुछ डिमार्केशन ही नहीं किया था, केवल और केवल यहाँ तुमको असम दिखाई दे रहा है, ये पूरा रीजन, तो पूरा रीजन असम तो था नहीं, बाकी ये पूरा, दिस वॉज बॉम्बे प्रेसिडेंसी। अब बॉम्बे एक छोटा सा शहर है, लेकिन पहले क्या था, पूरा बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करता था, ठीक है। दिस वॉज इंटायरली कश्मीर, नो मेंशन ऑफ जम्मू, जम्मू वॉज जस्ट अ सिटी देयर, ठीक। बाकी ये पूरा राजस्थान का रीजन था, इसको राजपूताना नाम से जाना जाता था, है ना। यहाँ पूरा सेंट्रल इंडिया में सेंट्रल प्रोविंसेस ही रूल कर रहे हैं,
और किसी देश का कोई और किसी एरिया कोई नाम नहीं है। यहाँ गुजरात है, गुजरात तो पहले से ही ऐसा था, खैर उसमें तो कोई बात नहीं है। पंजाब, यहाँ देखो हरियाणा का कोई नामो निशान नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे रीजन्स ऐसे थे। हाँ इधर देखो छोटा सा एरिया मिलेगा तुमको बंगाल का, यहाँ पे दिस लिटिल रीजन इज कॉल्ड बंगाल। बाकी इसके अलावा जो है कि इधर तो बर्मा वाला रीजन है, और ये पूरा का पूरा रीजन तो चला गया उस साइड पाकिस्तान, है ना। लेकिन फिर भी ये सारा का सारा रीजन क्या था भाई, हम ही लोगों का था। तो कहने का मतलब ये था कि भारत जो था पहले प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड था, तो बहुत बड़े बड़े हिस्से हुआ करते थे। अब इन हिस्सों में अलग अलग जगह अलग अलग टाइप का कॉम्प्लेक्सिटी था। उस कॉम्प्लेक्सिटी को अगर हम लोग नज़रअंदाज कर देते तो शायद आज जितना डेवलपमेंट हम लोगों के नेशन में हुआ है उतना पॉसिबल नहीं था, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ने कैसे कैसे जो है कि वो फेडरलिज्म प्रैक्टिस किया, हम वही बता रहे थे कि हमने क्या किया, लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए। लिंग्विस्टिक स्टेट्स मतलब भाषा के आधार पर राज्य बनाए, ठीक है। भाषा के आधार पर राज्य बनाना सबसे लॉजिकल चीज था उस पर्टिकुलर टाइम पे। भाषा के आधार, लेकिन वही हम बताए कि केवल भाषा के आधार पे नहीं, उसके अलावा भी डिफरेंट डिफरेंट कारण थे, जैसे झारखंड एंड द सीन ऑफ झारखंड एंड उत्तराखंड, ठीक है। हाँ, इंडिया के लैंग्वेज पॉलिसी पे आते हैं। अब देखो, अगर इंडिया जैसे देश में, इतना बड़ा देश है, 121 भाषाएं बोली जा रही हैं, 1200 में से 121 मेजर लैंग्वेजेस हैं, और इसके साथ साथ हम देखें कि भाई यहां पर 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। एक चीज देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस की बात करते हैं। तो भाई देखो यहां पर तुमको दिखेगा हिंदी। 43% पॉपुलेशन स्पीक्स हिंदी, अराउंड 43-44% पॉपुलेशन स्पीक्स हिंदी। पूरे देश का केवल 40-44-45% हिस्सा हिंदी बोलता है। इसीलिए एक यही बहुत बड़ा कारण है कि हिंदी को, और इस हिंदी में भी अकेले हिंदी नहीं है, इसके बहुत सारे मल्टीपल रीजनल डायलेक्ट्स भी हैं, ठीक है। तो केवल 40% हिस्सा हिंदी का लेकर के हम हिंदी को नेशनल लैंग्वेज नहीं बना सकते, ठीक है। यहां पर हम लोगों ने क्या किया कि पहले इंग्लिश को हम लोगों ने अडॉप्ट किया, लेकिन फिर ये देखा गया कि यार केवल इंग्लिश को नहीं रखते हैं, ठीक है। ये था कि 65 के अराउंड, 1965 के अराउंड इंग्लिश को जो है कि क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज की सूची से। लेकिन फिर ये देखा गया कि यार सदर्न स्टेट्स जो थे हम लोगों के, वो डिसएडवांटेज हो जाएंगे, क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती और हम लोग हिंदी किसी के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते। हम लोगों के स्टेट की रिटन पॉलिसी है, रिटन लैंग्वेज पॉलिसी है कि हम लोग किसी भी स्टेट के ऊपर कोई भी भाषा इम्पोज नहीं कर सकते, जबरदस्ती नहीं करा सकते। हाँ, हम लोग प्रमोट कर सकते हैं डिफरेंट भाषा को, हिंदी भाषा को प्रमोट किया जा सकता है, लेकिन इम्पोजिशन पॉसिबल नहीं है। तो ये लैंग्वेज का डिबेट हमेशा से ही चलता रहा है कि भाई क्या ऑफिशियल लैंग्वेज होना चाहिए इंडिया का। तो इम्पोजिशन किसी भी लैंग्वेज का नहीं करना ठीक नहीं है, गलत है, और प्रमोशन जरूरी है, ठीक है। हिंदी भाषा को प्रमोट किया जाए। प्रमोट क्यों किया जाए? केवल हिंदी भाषा को ही नहीं, जितनी भी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, ऐसी लैंग्वेजेस जो शेड्यूल्ड नहीं है, उनको भी क्या करना चाहिए, हम लोगों को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। प्रमोट करने के लिए डिफरेंट स्कीम्स चलाए जाते हैं, कॉम्पिटिशन्स चलाए जाते हैं, डिफरेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाती हैं, ठीक है। इसके लिए जॉब क्रिएशन किया जाता है कि डिफरेंट तरीके से जो है कि लोग हिंदी को एज अ लैंग्वेज जो है कि इस्तेमाल करना सीखें। जैसे हम लोगों का पूरा कंटेंट हिंदी में बन रहा है, ठीक है। खैर पूरा हिंदी में नहीं बन रहा है, इंग्लिश चल रहा है हम लोगों का भी, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग अपना मटेरियल पूरा का पूरा हिंदी में दें आप लोगों को, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक आइडेंटिटी तो होनी चाहिए, अपने पूरे देश की एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, और इतनी बेहतरीन भाषा है हिंदी, ठीक है। इतनी प्यारी प्यारी जो है कि चीज़ें लिखी गई हैं, इतने बेहतरीन चीज़ें लिखी गई हैं, इतने बड़े बड़े काव्य लिखे गए हैं, ग्रंथ लिखे गए हैं, और इतने कॉम्प्लेक्सिटी है इस भाषा में जो हर तरीके के भाव को जो है कि लोगों के सामने ले आकर के आ सकता है, प्रस्तुत कर सकता है। इस वजह से हिंदी इज़ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज। खैर, तो बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं जिसको लोग मतलब 0.12% बोलने लोग, बोडो, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में बोली जाती है, ठीक। डोगरी हिमाचल वाले रीजन में बोली जाती है, ठीक है।
इसके अलावा कश्मीरी, कश्मीरी इज ऑल्सो, कोंकणी, कोंकणी केवल और केवल इंडिया के कोंकण कोस्ट पे बोली जाती है। कोंकण कोस्ट किधर है भाई? तुम्हारा मुंबई से नीचे के साइड में, ठीक है, वेस्ट साइड में। मणिपुरी, मणिपुर में केवल 0.15% लोग बोल रहे हैं, इतने कम लोग बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको हम लोग उसको शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस की सूची में रखे हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग का जो लैंग्वेज पॉलिसी था वो बड़ा ही सिंपल था कि भाई हम लोग हिंदी को प्रमोट करेंगे, हिंदी का प्रमोशन होगा, लेकिन इंपोजिशन नहीं होगा। यस टू प्रमोशन, नो टू इंपोजिशन। जबरदस्ती किसी के ऊपर हम लोग हिंदी थोप नहीं सकते, ठीक। अच्छा, इसके साथ साथ हम लोगों के देश में जब भी या किसी भी देश में सेंटर और स्टेट के रिलेशंस ये गुड फेथ पे बेस्ड होने चाहिए, ठीक है। कंपटीशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट में कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है, तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिटिकल पार्टी है वो स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिटिकल पार्टी या फिर स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी तरीके के डिसएडवांटेज में रखे, उससे पावर छीने, उससे अथॉरिटी छीने या फिर उसको काम करने न दे। ये चीज़ बिल्कुल ही गलत है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है, नहीं होना चाहिए ऐसा। तो हमेशा सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशंस हैं वो गुड फेथ पे जो है कि बने हुए होने चाहिए, डिपेंडेंट होने चाहिए। और दूसरा चीज़, अगर किसी भी तरीके का डिस्प्यूट आता है सेंटर और स्टेट के बीच में, किसी भी तरीके का विवाद होता है, मतभेद होता है, तो ये डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास हैं डिफरेंट कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा भाई? देखो, अपने देश को अगर सही तरीके से चलाना है ना, तो कोर्ट्स का सही तरीके से चलना बहुत जरूरी है, ठीक है। कोर्ट्स जितने अच्छे तरीके से चलेंगे, जितना एफिशिएंटली वर्क करेंगे, जितना समझदारी वाले डिसीजंस देंगे, उतना ही काम आसान हो जाता है। तो जो भी डिस्प्यूट आता है स्टेट और सेंटर के बीच में, वो डिस्प्यूट्स को हैंडल कौन करता है? कोर्ट हैंडल करता है। या फिर दो सेंट्रल गवर्नमेंट, दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो भी डिस्प्यूट होता है उसको भी कौन हैंडल करता है भाई? सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट ही हैंडल करता है। जैसे एक डैम बना था, बहुत पुराना डैम है, मुल्ला पेरियार डैम। ये दो स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, केरला एंड तमिलनाडु के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था। ये बहुत ही पुराना डैम था, तो ये था कि भाई इसको तोड़ना है कि नहीं तोड़ना है, इसको लेकर के कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अब दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स गई भाई, भिड़ गई कि भाई अब कहाँ चला जाए, ठीक है। तो ये दोनों स्टेट गवर्नमेंट जाती हैं कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में इसका केस जो भी चला हो, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये था कि ये एक छोटा सा डिस्प्यूट, ये एक डिस्प्यूट था जो कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। ऐसे बहुत सारे डिस्प्यूट है। कावेरी रिवर का इशू है, ठीक है, जो अभी भी चल रहा है, लगातार चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत ही यूनिक इशू आया था यूनिक इशू था कि केरला एंड कर्नाटका, ये दोनों स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट आया था। क्या डिस्प्यूट था भाई? कि जो के वाला नंबर प्लेट है गाड़ियों पे, वो कौन सा स्टेट यूज करेगा? केरला यूज करेगा या कर्नाटका यूज करेगा, ठीक है। तो के एल वाला दोनों चीज में चल रहा था, ठीक है ना, के एल ऐसे करके दोनों चीजें में चल रहा था। तो जा करके सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई तुम लोग इतना क्यों लड़ रहे हो, एक केरला के एल कर लो, कर्नाटका के ए कर लो, अलग अलग कर लो, खत्म, ठीक है। तो ये डिस्प्यूट भी सामने आए हैं। तो छोटी छोटी बातों पे डिस्प्यूट भी हो सकता है, ठीक है। वो देखने में छोटी लग सकती है, लेकिन भाई हो सकता है कि वहां के लोगों के लिए वो इशू बड़ा हो, ठीक। तो सेंटर स्टेट रिलेशन हम बता रहे थे गुड फेथ पे डिपेंडेंट होने चाहिए। इसके साथ साथ जो भी डिस्प्यूट होगा वो कोर्ट्स में हैंडल होंगे, सेटल होंगे, ठीक है। अच्छा, हाँ, इसके बाद बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के बारे में। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? पावर को सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट से कहां पे देना? लोकल गवर्नमेंट को देना। इसको हम लोग बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। पहले सेंट्रलाइज था, अब इसको क्या कर दिया हम लोग, तोड़ करके एक नए लेवल को दे दिए। इसको हम लोग क्या बोले? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। और यहां पर क्या आता है भाई? लोकल गवर्नमेंट्स आते हैं। देखो, ये करना जरूरी क्यों समझा गया? ये देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग के देश में बोलते हैं ना कि यार
बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई कोई ये पॉलिटिकल पार्टी कुछ काम नहीं की, या फिर ऐसा कुछ काम नहीं हुआ, या पहले देश में कुछ काम नहीं होता था, अभी सारा का सारा विकास होता है। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या होता है कि ये एक बहुत बड़ी चीज की गई 1990s के टाइम पे। क्या किया गया कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का पावर कम करके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को दिया गया। ये देखो, कोई अथॉरिटी पावर में है, ऑलरेडी पावर में है, और वो ये डिसीजन ले रही है कि नहीं, हमको अपने पावर को तोड़ करके, कम करके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ज्यादा इंपावर करना है। ये होता है असली डेमोक्रेसी, कि भाई जो देश के लिए अच्छा है, भले हमारा पावर कम हो रहा हो या हमारे आने वाले गवर्नमेंट्स का पावर कम हो, लेकिन जो चीज देश के लिए अच्छी है वो करना सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अटमोस्ट इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब देखो आओ, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में क्या देखा क्या गया, एक चीज देखी गई कि हम लोगों के देश में बहुत सारे लोकल इश्यूज ऐसे थे, लोकल मुद्दे ऐसे थे जिसपे कि सिटीजन्स खुद डिसीजन ले सकते हैं और बेटर डिसीजन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे मोहल्ले में जो भी रोड बनना है या मेरे गांव में जो रोड बनना है वो कहां से कहां तक का बनना चाहिए या किस रास्ते होकर के जाना चाहिए, ये चीज स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से बेटर कौन बता पाएगा? उस गांव के रहने वाले लोग बता पाएंगे। ठीक है, उनको पता है कि हाँ कहाँ पर जाना होता है, क्या करना होता है। अलग अलग सीजन्स में, अलग अलग सीजन्स में, या रेनी सीजन हो जाता है, बारिश हो जाता है, तो रोड की हालत क्या हो जाती है। ठीक है, बच्चे स्कूल किस रास्ते जाते हैं, हॉस्पिटल किस रास्ते आसानी से जाया जा सकता है, उनको पता है ना बेसिक चीजें। तो ये सारे डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों ले, जिन जो लेस इन्फॉर्म्ड है। यही चीज आइडेंटिफाई की गई और ये पाया गया कि भाई अगर हम लोग लोकल गवर्नमेंट्स को ऑटोनॉमी थोड़ा बहुत दे देंगे तो रूल करना, गवर्न करना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, इसी चीज को लेकर के दो अलग अलग लेवल्स बना, दो अलग अलग चीजें की गई। एक तो बनाया गया पंचायती राज। पंचायती राज बनाया गया किसके लिए? रूरल बॉडी था ये, रूरल बॉडी था, मतलब गांव के लिए बनाया गया। और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनाया गया किसके लिए? शहरों के लिए, जिसको नगर निगम बोला जाता है। तो जो लोकल इश्यूज थे उन चीजों को रिजॉल्व करने के लिए ये लोकल एक नया जो है कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाया गया। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, पंचायती राज में एक ग्राम सभा बनाया गया। ग्राम सभा में एक गांव भी हो सकता है, अगर छोटे छोटे गांव हैं तो मल्टीपल गांव भी हो सकते हैं। ठीक है, ग्राम सभा में ये बोला गया कि भाई, अच्छा इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं, रुक जाओ। खैर, पहले इसका इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि पंचायती राज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाने से हुआ क्या, या क्या सोच करके बनाया गया। सबसे पहली चीज ये थी कि लोगों को थोड़ी और ऑटोनॉमी देनी थी। उसके साथ साथ दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, लोकल इश्यूज को लोकली रिजॉल्व करने का एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी था। ठीक है, इसको इस लेवल को और बढ़ाया ना जाए, लोकल इश्यूज को लोकली ही रिजॉल्व कर दिया जाए। ठीक, गांव की समस्या गांव में ही सॉल्व हो जाए, शहर की समस्या शहर में ही सॉल्व हो जाए, इससे अच्छा और क्या होगा, है ना। तो इन चीजों के लिए क्या किया गया, पंचायती राज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बनाया गया। स्टार्टिंग में अलग अलग जगह इंप्लीमेंट करके देखा गया तो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल था। ठीक, क्योंकि लोगों को अगर तुम ऑटोनॉमी दोगे तो पहली चीज उनके अंदर आएगा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, कि अब वो डिसीजन के लिए, अपने डिसीजन के लिए दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते। डिसीजन उनका है, ब्लेम भी उनका होगा। ठीक, पहला चीज। दूसरा चीज कि भाई जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो तुम्हारे बीच का ही आदमी है, तो तुम उसको इसके ऊपर प्रेशर भी बना सकते हो, तुम उसको समझा भी सकते हो, तुम उसको गाली भी दे सकते हो कि हाँ भाई हमारे इलाके में ये वाला काम क्यों नहीं हुआ। वो तुमसे जुड़ा हुआ रहेगा हमेशा, वो वहीं पे रहेगा, तुम्हारे गांव का रहेगा, तुम्हारे इलाके का रहेगा। अच्छा, इन चीजों से और क्या होता है भाई, गांव का उनके हिसाब से डेवलपमेंट होता है। अब जैसे किसी गांव में जरूरी है कि भाई सिंचाई का अच्छा व्यवस्था होना चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटी बेटर होनी चाहिए, तो वहां पर अब जो भी सरपंच होगा, पंच होंगे, वो सब लोग क्या डिसाइड करेंगे, भाई हम लोग को क्या करना है, इरिगेशन फैसिलिटी इंप्रूव करना है। क्यों? क्योंकि भाई वही सेम चीज वो लोग भी फेस कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा चीज, किसी गांव में रिक्वायरमेंट है कि भाई स्कूल अच्छे होने चाहिए, एक बढ़िया जो है कि इंटर कॉलेज होना चाहिए जहां बच्चे जाकर के, गांव के सारे बच्चे जाकर के पढ़ सकें, अच्छी फैसिलिटीज होनी चाहिए उस स्कूल में।
तो ये सब चीजें कौन इंश्योर करेगा? वहां के लोग इंश्योर करेंगे। ठीक है, तो ये ऑटोनॉमी बहुत जरूरी थी और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी पाया गया। खैर, पंचायती राज के बारे में बात करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। ठीक है, तो देखो, पंचायती राज में हम वही बात की है कि सबसे पहले बनाया गया है ग्राम सभा। ग्राम सभा में क्या था भाई? या तो बड़ा विलेज है तो एक विलेज था, या फिर ग्रुप ऑफ विलेजेस थे। इन ग्रुप ऑफ विलेजेस को लीड करने के लिए कुछ पंच बनाए गए और पंचों के हेड को सरपंच बोला गया। ठीक है, जैसे हमारे हॉकी टीम के जो कप्तान हैं हरमनप्रीत सिंह, उनको सरपंच साहब बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग के यहाँ जो है कि गांव में सरपंच हुआ करते हैं। ठीक, तो ये लोग क्या होते हैं भाई? ग्राम सभा के हेड को सरपंच बोला जाता है। ठीक है, और ये कहां से आता है? ये कैसे वो बनता है भाई? ये होता है डायरेक्ट इलेक्शन से। ठीक है, गांव के लोग क्या करते हैं भाई? डायरेक्ट इलेक्शन से अपने सरपंच को चूज करते हैं। इसके बाद देखो क्या होता है, ग्राम पंचायत ढेर सारे मिला करके क्या बनाया गया? ग्राम सभा बनाया गया। ग्राम सभा के कुछ कलेक्शन को ग्राम सभा, मल्टीपल ग्राम सभा को मिला करके, मल्टीपल ग्राम सभा को मिला करके इंटू एन कर देते हैं। मल्टीपल ग्राम सभा को मिला करके क्या बनाया गया? पंचायत समिति बनाई गई। जो पंचायत देखे हो ना वेब सीरीज, कुछ कुछ वैसा ही। ठीक है, और मल्टीपल पंचायत समिति को मिला करके पंचायत समिति ऑफ एंटायर डिस्ट्रिक्ट, इसको मिला के बनाया गया क्या? जिला परिषद। इसको मिला के बनाया गया जिला परिषद। और इस जिला परिषद का जो मेंबर होगा वो उस जगह का एमपी या फिर एमएलए भी हो सकता है। ठीक है, वो उसको हेड करेगा। तो ये पूरा का पूरा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहां किस लेवल तक जाता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ चीजें मैंडेटरी रखी गई। क्या क्या मैंडेटरी रखा गया? जैसे ग्राम सभा का मीटिंग, ठीक है, साल में 2 से 3 बार मैंडेटरी होता है। 2 से 3 बार मीटिंग रखना ग्राम सभा का जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि बजट डिसाइड किया जा सके, बजट एलोकेट किया जा सके कि किस एरिया को क्या क्या जो है कि काम करवाना है, कहाँ कहाँ क्या क्या काम करवाना है, क्या क्या जो है कि किसको किसको बजट मिलना है, ये सारी चीज़ें क्या हो सकें, पहले से डिसाइड की जा सके। ठीक है, पहली चीज़ ये। इसके अलावा यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज, 1/3 ऑफ ऑल द सीट इन पंचायत ये रिजर्व्ड होती है, रिजर्व्ड फॉर वुमेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन, लैंडमार्क डिसीजन। ठीक है, वुमेन को ऑटोनॉमी देने के लिए 1/3 ऑफ ऑल द सीट्स इन पंचायत आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन। ठीक, इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज ये कि भाई यहां पर जो भी मीटिंग्स होंगी वो कब होंगी भाई? रेगुलर इंटरवल पे होंगी। यहां पर इलेक्शन कराने के लिए एक अलग से इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई गई जिसको बोला गया स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो किसी के अंडर काम नहीं करता, जो केवल आंसरेबल होता है टू द प्रेसिडेंट ओनली एंड इन सम एक्सटेंट टू द पार्लियामेंट। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है कि बनाया गया ताकि ये रेगुलर इंटरवल पे पंचायत के और जितने भी लोकल बॉडीज हैं उनके इलेक्शंस को कंडक्ट कराया जा सके, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराए जा सके। ठीक है, इसके अलावा रिजर्वेशन फॉर
SC एंड ST कम्युनिटी। ठीक है, ये भी किया गया ताकि गाँव में, बहुत सारे गाँव में अभी भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है टूवर्ड्स द SC एंड ST कम्युनिटी, टूवर्ड्स द अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी। तो ये सब चीज़ों को कम करने के लिए, रोकने के लिए, हटाने के लिए कुछ सीट्स को रिजर्व किया गया है फॉर SC एंड ST कम्युनिटी ऑल्सो। इसके साथ साथ एक काम और किया गया, हर स्टेट गवर्नमेंट को यह डायरेक्टिव दिया गया, डायरेक्टेड टू शेयर इट्स रेवेन्यू विथ द लोकल बॉडीज। ठीक है, लोकल बॉडीज के साथ अपने रेवेन्यू को स्टेट गवर्नमेंट शेयर करें। ठीक, ये भी डायरेक्टिव दिया गया। ये सब चीजें पंचायती राज को बहुत ही यूनिक बनाती हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर पावर डायरेक्टली लोगों के हाथों में होता है। ठीक है, वो डायरेक्टली अपने से रिलेटेड डिसीजंस ले सकते हैं, ऐसी चीज़ों के ऊपर डिसीजन ले सकते हैं जो लोगों को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। ठीक, अच्छा, एक चीज़ और जो हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं इसमें, इसको भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। एक टॉपिक था हम लोगों का डिफरेंट लिस्ट। जैसे एक था सेंट्रल लिस्ट या यूनियन लिस्ट, एक था जिसको बोलते हैं हम लोग स्टेट लिस्ट, और तीसरा था कॉन्करेंट लिस्ट। कहने का मतलब कि हम लोग जब पावर शेयरिंग के बारे में बात करते हैं तो कुछ जिन जिन चीज़ों पे कौन कौन सा लेवल ऑफ गवर्नमेंट डिसीजन ले सकता है, उनको अलग अलग लिस्ट में डिवाइड किया गया। जैसे यूनियन लिस्ट में किसको किसको रखा गया? यूनियन लिस्ट में रखा गया सबसे पहले डिफेंस को, एटॉमिक एनर्जी, इसके साथ साथ और क्या रखा गया भाई? फाइनेंस, करेंसी। ये सारे के सारे चीजों को यूनियन लिस्ट में रखा गया। क्यों? क्योंकि ये पूरे के पूरे देश के लिए कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक है, कॉमन इश्यूज हैं, ये सारे देश के लिए कॉमन है। इस वजह से इससे रिलेटेड जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो कहाँ लिया जाएगा? यूनियन गवर्नमेंट में लिया जाएगा, यूनियन गवर्नमेंट लेगा। ठीक है, स्टेट लिस्ट में क्या क्या चीज रखी गई? एजुकेशन, है ना, एग्रीकल्चर, टैक्सेशन, ये सब का सब क्या रखा गया? स्टेट लिस्ट में रखा गया। सॉरी, टैक्सेशन को हम लोग इसमें रखेंगे, कॉन्करेंट लिस्ट में रखेंगे। तो एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, कल्चर हो गया, आर्ट हो गया, ये सब चीजें कहां रखी गई? स्टेट लिस्ट में रखी गई। ठीक, तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट ऐसा बनाया गया जिसमें दोनों के दोनों डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, इसके अलावा फिर यहां पर वही टैक्सेशन आ जाएगा। ये सब ऐसे इश्यूज है जिसमें दोनों स्टेट गवर्नमेंट भी नियम कानून बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी नियम कानून बना सकती है। लेकिन अगर मान लो कहीं कॉन्फ्लिक्ट आता है तो किसका डिसीजन माना जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन माना जाएगा, क्योंकि इंडिया कैसा फेडरल सिस्टम है? होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है। ठीक है, जहां पर सेंटर ज्यादा पावरफुल है। ठीक, अच्छा, कुछ ऐसे लिस्ट भी होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रेसिड्यूअल लिस्ट। रेसिड्यूअल लिस्ट क्या होता है भाई? ऐसे मुद्दे जो इन तीनों में नहीं आते उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई? रेसिड्यूअल लिस्ट रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे मान लो हम लोग बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, तो अभी तक क्रिप्टो करेंसी क्या था भाई? किसी लिस्ट का पार्ट नहीं था, क्योंकि ये बिल्कुल नई चीज थी, यूनिक चीज थी। ठीक, तो इसलिए इसको रेसिडुअल लिस्ट में रखा गया। लेकिन रेसिडुअल लिस्ट भी एक तरीके से समझ लो क्या है? यह यूनियन लिस्ट ही है। यूनियन गवर्नमेंट ही इस पे रिलेटेड सारे नियम कानून बना सकती है। तो अभी 30% टैक्सेशन इस पे भी लगाया गया है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी अगर तुम कोई भी परचेज करते हो, बिटकॉइन खरीद रहे हो या बेच रहे हो, तो 30% टैक्स तुमको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ठीक है, जो भी प्रॉफिट हो रहा है उस पर। खैर, तो ये पूरा का पूरा व्यवस्था था भाई जो हम लोग पढ़े किसमें? पंचायती राज और पूरे फेडरलिज्म में। ठीक है, और कैसा लगा ये वीडियो, इसके बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताइए।
और इसके साथ साथ जो भी नेक्स्ट वीडियो चाहिए, जो भी टॉपिक पे तुमको वीडियो चाहिए, उसको तुरंत जो है कि कमेंट बॉक्स में शेयर करो और पढ़ते रहो भाई ऐसे ही, ठीक है। और जो भी तुमको समस्या हो, जो भी किसी को भी कुछ भी डाउट हो, तो वो कमेंट बॉक्स में शेयर करें, ठीक। जय हिंद।